ये कहानी एक आदमी कायल की है जो अपनी प्रेमिका जूली के साथ एक खूबसूरत शाम बिताता है। उसे घर छोड़ने से पहले जूली कायल को अपना क्रेडिट कार्ड देती है क्योंकि वह जानती है कि कायल आर्थिक तंगी से जूझ रहा है। हालांकि कायल उसे मना कर देता है और आश्वासन देता है कि उसने सब कुछ संभाल लिया है। जूली के जाने के बाद कायल घर लौटता है और पढ़ाई शुरू कर देता है। कुछ घंटों बाद उसे बाहर एक आवाज सुनाई देती है। जब वह जांचने बाहर जाता है तो उसे जेरेड नाम का एक स्थानीय ड्रग डीलर मिलता है जो मार्कस के लिए काम करता है। जेरेड कायल को चेतावनी देता है कि मार्कस अपना पैसा वापस चाहता है और अगर कायल जल्दी से भुगतान नहीं करता है तो मार्कस उसकी अमीर प्रेमिका से पैसा वसूल करेगा। गुस्से में कायल जेरेड को जूली को अकेला छोड़ने के लिए कहता है और वादा करता है कि वह जल्द ही कर्ज चुका देगा। सुबह होते ही कायल अपने साइड हसल के रूप में दरवाजे दरवाजे जाकर सफाई का काम शुरू करता है। एक बूढ़ी महिला के घर काम करते हुए वह उससे उसके तहखाने की सफाई करने के लिए कहती है। जब वह उसका सामान अपनी कार में ले जाता है तो उसे एक कपड़े से ढका हुआ एक सामान मिलता है। जिज्ञासावश वह उसे खोलता है और एक पुरानी ताबूत देखता है जिसके ढक्कन पर एक छोटी सी खिड़की है। बूढ़ी महिला उसे बताती है कि यह सामान उसके स्वर्गीय पति का है, लेकिन वह कायल को चेतावनी देती है कि वह ताबूत को दफना दे। कायल उसकी चेतावनी को नजरअंदाज कर देता है और अपने कर्ज को चुकाने के लिए उसे बेचने की योजना बनाता है। कायल ताबूत को अपने गैराज में ले जाता है और उसे खोलकर अंदर देखता है। पहले तो यह एक सामान्य ताबूत लगता है, लेकिन जब वह हेडरेस्ट उठाता है तो उसे अंदर गैरों की एक श्रृंखला दिखाई देती है। कायल तुरंत अपने रूममेट सटन के पास जाता है जो व्हील चेयर पर है। सटन अपने लैपटॉप पर जूली की तस्वीर देख रहा होता है, लेकिन जैसे ही कायल अंदर आता है वह तेजी से लैपटॉप बंद कर देता है। कायल उसे नीचे ले जाता है और वे मिलकर ताबूत की जांच करते हैं। ध्यान से जांच करने के बाद उन्हें एक छोटी सी नक्काशी में एक चाबी मिलती है जिस पर ट्रिस्टन 1952 लिखा होता है। जब वे चाबी का उपयोग करते हैं तो मशीन एक डरावना संगीत बजाने लगती है जिससे पता चलता है कि यह एक तरह का संगीत बॉक्स है। हालांकि संगीत अचानक बंद हो जाता है क्योंकि मैकेनिज्म टूटा हुआ है। वे दोनों हैरान हो जाते हैं कि एक ताबूत के अंदर संगीत बॉक्स क्यों होगा। कायल यूनिवर्सिटी जाता है और अपने दोस्त प्लेट से मदद मांगता है जो इतिहास का शौकीन है। प्लेट बताता है कि ट्रिस्टन 15वीं सदी का एक व्यक्ति था जो यातना के उपकरण बनाने के लिए जाना जाता था। लोग उसे शैतान का कारीगर कहते थे। ट्रिस्टन मृत्यु के प्रति आसक्त था और उसने एक विशेष ताबूत बनाया था जो किसी व्यक्ति को मरने का अनुभव सुरक्षित रूप से करने देता था। उसने इसे भूत मशीन कहा था। काइल और प्लेट को एहसास होता है कि यह ताबूत एक वास्तविक प्राचीन वस्तु है और इसकी कीमत लाखों में हो सकती है। काइल अपने गैराज में लौटता है और सटन को यह खबर सुनाने के लिए उत्साहित होता है। सटन मशीन को ठीक करने में व्यस्त होता है, कुछ टूटे हुए पुर्जों को बदलकर। वे दोनों इसे आजमाना चाहते हैं, लेकिन खुद पर प्रयोग करने से पहले वे सटन की गोल्ड फिश के साथ प्रयोग करने का फैसला करते हैं। वे चाबी को कुछ बार घुमाते हैं और मशीन गोल्ड फिश के माध्यम से विद्युत प्रवाह भेजती है। कुछ ही सेकंड में गोल्ड फिश मर जाती है, लेकिन कुछ क्षणों बाद संगीत बंद हो जाता है और गोल्ड फिश चमत्कारिक रूप से वापस जीवित हो जाती है। हैरान और उत्साहित होकर वे प्लेट के आने का इंतजार करने का फैसला करते हैं, इससे पहले कि वे खुद मशीन का उपयोग करें। इस बीच जूली काइल से मिलने आती है और वे बाथटब में एक रोमांटिक पल बिताते हैं। हालांकि सटन बार बार उन्हें परेशान करता है, जिससे जूली नाराज हो जाती है। वह सुझाव देती है कि काइल अपना अलग घर ढूंढे, लेकिन काइल मना कर देता है, यह कहते हुए कि सटन एक मददगार रूममेट है जो सभी बिलों का भुगतान करता है। सटन को जूली पर बहुत क्रश है, लेकिन वह हमेशा उसे नजरअंदाज करती है। अगले दिन काइल प्लेट के आने का इंतजार करते हुए धूम्रपान करता है। प्लेट आता है और ताबूत को देखकर उत्साहित होता है। काइल पहले जाने के लिए स्वयं सेवक होता है, लेकिन प्लेट चेतावनी देता है कि उन्हें सावधान रहना चाहिए। काइल ताबूत के अंदर लेट जाता है और प्लेट चाबी को 3 बार घुमाता है, जिससे उसे मृत्यु के बाद के जीवन में लगभग 1 मिनट का समय मिलता है। जैसे ही मशीन शुरू होती है, काइल उनके सामने मर जाता है। प्लेट घबरा जाता है, लेकिन सटन उसे शांत रहने के लिए कहता है। फिर काइल मृत्यु के बाद के जीवन में एक आत्मा के रूप में जागता है। वह उनके आसपास घूमता है, लेकिन वे उसे देख या महसूस नहीं कर सकते। जैसे ही संगीत बंद होता है, वह वापस जीवित हो जाता है। वह अनुभव को वर्चुअल रियलिटी सिमुलेशन की तरह बताता है, लेकिन उसे इसे और समझाने में कठिनाई होती है। इसके बजाय वह उन्हें बताता है कि उन्हें भी इसे आजमाना चाहिए। इसके बाद प्लेट ताबूत में अपनी बारी लेता है। जल्द ही वह एक आत्मा के रूप में जागता है और शहर का पता लगाने लगता है। जैसे ही एक ट्रेन उसे टक्कर मारने वाली होती है, उसका समय समाप्त हो जाता है और वह अपने शरीर में वापस आ जाता है। उसे एहसास होता है कि वह मृत्यु के बाद के जीवन में वास्तविक दुनिया की वस्तुओं के साथ बातचीत नहीं कर सकता है। काइल के विपरीत प्लेट को यह अनुभव पसंद नहीं आता है। उसका मानना है कि ताबूत उन्हें एक निकट मृत्यु अवस्था में डालता है, जिससे वे जीवन
और मृत्यु के बीच की सीमा तक पहुंच जाते हैं, लेकिन पूरी तरह से पार नहीं करते हैं। फिर सटन ताबूत के अंदर जाता है। शुरू करने से पहले काइल एक नोट लिखता है और सटन से कहता है कि वह मृत्यु के बाद के जीवन में इसे पढ़े, ताकि यह पुष्टि हो सके कि वे सपना नहीं देख रहे हैं। जब सटन एक आत्मा के रूप में जागता है तो वह हैरान हो जाता है कि वह चल सकता है। ठीक उसी समय जूली काइल के घर आती है और वह गैराज छोड़कर उससे बात करने जाता है। वह गुस्से में उस पर आरोप लगाती है कि उसने 1 महीने से अधिक समय तक उसके क्रेडिट कार्ड का उपयोग किया है और उसे लेन देन दिखाती है। इस बीच सटन उनकी बातचीत को अदृश्य रूप में सुनता है। काइल स्वीकार करता है कि उसने उसका पैसा लिया था, लेकिन वह जोर देकर कहता है कि उसने उसे वापस करने की योजना बनाई थी। गुस्से में जूली चली जाती है और प्लैट के स्कूटर को लात मारती है, जिससे वह गिर जाता है। सटन जूली की कार तक उसका पीछा करता है। जैसे ही वह उसके चेहरे को छूने वाला होता है, मृत्यु के बाद के जीवन में उसका समय समाप्त हो जाता है और वह अपने शरीर में वापस आ जाता है। समूह उससे पूछता है कि नोट पर क्या लिखा था, ताकि यह साबित हो सके कि अनुभव वास्तविक था, लेकिन इसके बजाय सटन उन्हें काइल और जूली की बातचीत के बारे में बताता है कि उनके लिए पर्याप्त सबूत होता है। प्लैट उन्हें चेतावनी देता है कि वे ताबूत का उपयोग फिर से न करें जब तक कि वह इस पर शोध पूरा न कर ले। इस बीच सटन वास्तविक जीवन में चलने की कोशिश करता है, ये सोचकर कि ताबूत ने उसे ठीक कर दिया है, लेकिन वह गिर जाता है। फिर भी वह उत्साहित होकर उन्हें बताता है कि कुछ पल के लिए उसने अपने पैरों को महसूस किया। उस रात प्लैट घर लौटता है और एक अजीब आकृति देखता है जो ट्रिस्टन जैसी दिखती है, जो ताबूत के यांत्रिक भागों के साथ जुड़ी हुई है। यह आकृति कई बार गायब होती है और फिर से प्रकट होती है, उसे परेशान करती है। इस बीच जूली काइल को फोन करती है और उसे बताती है कि उन्हें एक ब्रेक की जरूरत है। फोन कॉल के बाद काइल धूम्रपान करता है और भूत मशीन के बारे में पढ़ना जारी रखता है। उसे उसी आकृति का एक चित्र मिलता है जो प्लैट ने देखा था, जिस पर ट्रिस्टन की यांत्रिक मृत्यु लिखा होता है। इसके बाद काइल अकेले ताबूत का उपयोग करता है और एक स्थानीय स्टोर पर जासूसी करता है। नकदी के स्थानों और कुंजी संयोजनों को याद करता है। जीवन में वापस आने के बाद वह स्टोर को लूटता है, पैसा और एक बंदूक लेता है। इस बीच सटन काइल को जाते हुए देखता है और ताबूत का उपयोग करता है। एक आत्मा के रूप में वह जूली के घर जाता है, उसे सोते हुए देखता है और उसे चूमता है। ठीक उसके समय समाप्त होने से पहले जूली उलझन में जागती है, कुछ महसूस करती है लेकिन कुछ नहीं देखती। अगले दिन काइल जेरेड और मार्कस को अपना कर्ज चुकाता है और फिर अधिक ड्रग्स खरीदता है। मार्कस उसे एक और खतरनाक ड्रग की पेशकश करता है, लेकिन वह मना कर देता है। बाद में वह ड्रग्स, पैसा और बंदूक को अपने बिस्तर के नीचे छिपा देता है, जबकि सटन चुपके से देखता है। सुबह होते ही प्लैट काइल को चेतावनी देता है कि ताबूत के संगीत में एक छिपा हुआ दुष्ट तत्व है, जिसे मध्ययुगीन चर्चों द्वारा प्रतिबंधित कर दिया गया था। वह काइल के घर आता है और इसे और अध्ययन करने के लिए कहता है। वह पूछता है कि क्या उन्हें कोई साइड इफेक्ट हुए हैं। वह अपनी नाक से खून बहने और मतिभ्रम का जिक्र करता है, लेकिन काइल और सटन उसकी चिंताओं को खारिज कर देते हैं। काइल फिर से ताबूत का उपयोग करता है, इस बार अधिक समय तक रहता है। वह मार्कस पर जासूसी करता है और उसे ड्रग्स के बदले अंतरंगता का व्यापार करते हुए देखता है और जानता है कि वे कहाँ छिपे हैं। बाद में सटन ताबूत में जाने की तैयारी करता है, लेकिन प्लैट उसे चेतावनी देता है कि जिस गोल्डफिश पर उन्होंने प्रयोग किया था वह मर गई है। उसे नजरअंदाज करते हुए सटन अनुभव के आदी होकर जारी रखता है। सटन जिम में जूली से मिलता है, उसे शॉवर लेते हुए देखता है और उसे यह कहते हुए सुनता है कि वह काइल को मिस करती है। ईर्ष्या से भरकर वह एक लॉकर पर मुक्का मारता है और हैरान हो जाता है कि वह हिल जाता है, जिससे जूली चौंक जाती है। इस बीच प्लैट लाइब्रेरी में ताबूत के संगीत का विश्लेषण करता है। वह एक छिपी हुई आवृत्ति को अलग करता है और इसे बार बार बजाता है, जिससे एक मक्खी मर जाती है। उसे एहसास होता है कि यह ध्वनि जीवित जीवों को प्रभावित कर सकती है। वह अपना शोध जारी रखता है, ये संदेह करते हुए कि ताबूत एक और खतरनाक रहस्य छिपाए हुए है। अगली सुबह काइल जूली से एक कैफे में मिलता है और उसे बताता है कि उसने उसका कर्ज चुका दिया है। जब वह पूछती है कि उसे पैसा कहाँ से मिला, तो वह चिढ़ जाता है। उसका आक्रामक रवैया और व्यवहार में बदलाव जूली को दुखी और चिंतित कर देता है। ठीक उसी समय प्लैट काइल को फोन करता है और उसे बताता है कि ताबूत एक सुई का उपयोग कर रहा है, जो कम आवृत्ति वाली ध्वनि को उनके दिमाग में भेजती है। वह समझाता है कि यही कारण हो सकता है कि सटन ने कुछ पल के लिए अपने पैरों को महसूस किया, क्योंकि यह ध्वनि उनकी रीढ़ की हड्डी को प्रभावित करती है। इसका मतलब है कि ताबूत उन्हें उनके शरीर से बाहर नहीं निकाल रहा है, बल्कि हर बार उपयोग करने पर उनके दिमाग को मार रहा है। प्लेटफॉर्म काट देता है और कहता है कि वह जल्द ही आएगा। जब काइल वापस आता है तो वह पाता है कि जूली चली गई है और उसने एक नोट छोड़ा है जिसमें लिखा है कि उसे मदद की जरूरत है। अगले दिन काइल उस गुप्त स्थान पर जाता है जहां उसने जेरेड को ड्रग्स छिपाते हुए देखा था और सभी ड्रग्स चुरा लेता है। जब जेरेड और मार्कस को इसका पता चलता है तो मार्कस गुस्से में आकर जेरेड को पीटता है। उस पर आरोप लगाता है कि उसने किसी को
अपना पीछा करने दिया। इस बीच प्लेट अपना शोध जारी रखता है और छिपी हुई सुई का पता लगाता है जो ताबूत के अंदर उनकी गर्दन में घुस जाती है। ठीक उसी समय वह उस आकृति की उपस्थिति को महसूस करता है और एक मेज के नीचे छिप जाता है, यह महसूस करते हुए कि वह खतरे में है। वह काइल को एक ईमेल भेजने और भागने का फैसला करता है। हालांकि इससे पहले कि वह जा सके, आकृति उस तक पहुंच जाती है और उसे सीढ़ियों से नीचे धकेल देती है, जिससे वह मर जाता है। काइल और सटन चिंतित होने लगते हैं क्योंकि प्लेट को आने में सामान्य से अधिक समय लग रहा है। अचानक सटन की नाक से खून बहने लगता है, लेकिन वे इसे नजरअंदाज कर देते हैं और ताबूत का उपयोग जारी रखते हैं। काइल पहले जाता है और मार्कस और जेरेड को निम्न गुणवत्ता वाले खतरनाक ड्रग्स बेचते हुए देखता है। वह एक ग्राहक को ड्रग्स खरीदते हुए देखता है और उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन चूंकि मृत्यु के बाद के जीवन में उसका कोई शारीरिक शरीर नहीं है, वह हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। बेबस होकर वह ग्राहक को मरते हुए देखता है। अपने शरीर में वापस आने के बाद काइल ग्राहक के घर जाता है और ग्राहक के खून का उपयोग करके फर्श पर मार्कस के ट्रेलर का नंबर लिखता है। फिर वह घर जाता है और सभी ड्रग्स को शौचालय में बहा देता है, ये फैसला करते हुए कि वह इससे छुटकारा पा लेगा। इस बीच सटन जूली से मिलता है और उसे बताता है कि काइल ड्रग्स का आदी हो गया है। फिर वह उससे अपने प्यार का इजहार करता है, लेकिन वह उसे बताती है कि वह उसी तरह महसूस नहीं करती। आहत होकर सटन पूछता है कि क्या यह इसलिए है क्योंकि वह व्हील चेयर पर है, लेकिन जूली जोर देकर कहती है कि वह बस उससे प्यार नहीं करती। अचानक सटन व्हील चेयर से उठ खड़ा होता है, जिससे वह हैरान रह जाती है। वह उसे चूमने की कोशिश करता है, लेकिन वह उसे धक्का देकर बाहर निकाल देती है। बाहर सटन उस आकृति को देखता है इससे पहले कि एक गुजरती हुई कार उसे टक्कर मार दे। काइल भी उस आकृति की संक्षिप्त दृष्टि देखने लगता है, लेकिन यह पुलिस होती है। वे उसे बताते हैं कि वह उनके साथ चले क्योंकि प्लेट मर चुका है। प्लेट के अपार्टमेंट में वे काइल को अधूरा ईमेल दिखाते हैं जो प्लेट भेजने वाला था, जिसमें उन्हें चेतावनी दी गई थी कि मृत्यु उनके लिए आ रही है। उस रात काइल घर लौटता है और ताबूत को नष्ट करने का फैसला करता है। हालांकि सटन ठीक समय पर आता है और उस पर हमला करता है, उसे बेहोश कर देता है। फिर सटन ताबूत का उपयोग करता है इसे एक अलग स्थान पर ले जाने के बाद। अब वह वास्तविक दुनिया की वस्तुओं को हेर फेर करने की अपनी क्षमता पर पूर्ण नियंत्रण रखता है। वह जूली के पेय में स्लीपिंग पिल्स डालता है। जब वह इसे पीती है तो वह उसके साथ खेलना शुरू कर देता है, उसके घर में वस्तुओं को हिलाता है और उसके लैपटॉप पर अपना नाम लिखता है। अंततः वह बेहोश हो जाती है। काइल होश में आता है और सटन के कमरे में जाता है। वहाँ वह जूली की तस्वीरें पाता है और एहसास करता है कि सटन उसके प्रति आसक्त है। वह तुरंत जूली को फोन करता है और वह संक्षेप में बताती है कि उसके साथ क्या हो रहा है, इससे पहले कि वह फिर से बेहोश हो जाए। इस बीच सटन ताबूत में जागता है जो अब एक पिकअप ट्रक के पीछे रखा हुआ है। वह फिर जूली को ट्रक पर लादता है, उसे अपने साथ ले जाने की तैयारी करता है। काइल जूली के घर पहुंचता है, लेकिन वह बहुत देर हो चुकी होती है। जब वह खिड़की से झांकता है तो वह सटन को अपनी कार में दूर जाते हुए देखता है। ये महसूस करते हुए कि सटन को एक विशाल स्थान की आवश्यकता होगी, काइल सीधे जिम की ओर जाता है। इस बीच सटन ने जूली को नग्न कर दिया है और उसे बांध दिया है। वह उसे ताबूत के बारे में बताता है और उसके साथ इसका उपयोग करने की अपनी योजना के बारे में बताता है ताकि वे मृत्यु के बाद के जीवन में एक साथ रह सके। ठीक उसी समय वह काइल को जूली के लिए पुकारते हुए सुनता है। वह तेजी से ताबूत को छत पर छिपा देता है और उसके अंदर चढ़ जाता है। फिर सटन काइल के सामने अपनी आत्मा के रूप में प्रकट होता है और उसे एक पिंजरे में बंद कर देता है। जब काइल बचने के लिए संघर्ष करता है, सटन जूली के पास जाता है और उसके साथ अंतरंग होने की कोशिश करता है। हालांकि काइल एक एयर वेंट के माध्यम से रेंगते हुए बच निकलता है। जैसे ही वह वेंट के माध्यम से आगे बढ़ता है, वह आकृति उसके सामने प्रकट होती है, लेकिन इस बार काइल सीधे उसके माध्यम से चलता है, ये कहते हुए कि वह अब डरता नहीं है। फिर वह ताबूत को ढूंढता है और सटन को उसके अंदर से बाहर खींचता है। समय बर्बाद किए बिना वह ताबूत पर पेट्रोल डालता है और उसे जलाने की तैयारी करता है। जैसे ही वह आग लगाने वाला होता है, सटन अपने शरीर में वापस आ जाता है और उनके बीच एक लड़ाई छिड़ जाती है। सटन काइल पर हावी हो जाता है, लेकिन काइल अपनी बंदूक निकालता है और उसे रोकने के लिए मजबूर करता है। फिर वह ताबूत पर गोली चलाता है, जिससे वह जलने लगता है। गुस्से में सटन फिर से काइल पर हमला करता है और उसे बुरी तरह पीटता है। आखिरी गुस्से के कार्य में वह काइल को छत से फेंक देता है। काइल मुश्किल से किनारे को पकड़ता है, अपनी जान बचाने के लिए लटकता है। सटन उसके हाथों पर कदम रखता है, उसे खत्म करने की कोशिश करता है। ठीक उसी समय जूली अचानक प्रकट होती है और सटन की गर्दन में गोली मारती है, फिर कंधे में। काइल इस अवसर का उपयोग करता है और वापस ऊपर चढ़ जाता है और सटन को किनारे से धकेल देता है। सटन नीचे गिरता है और मर जाता है। उसकी आत्मा एक पल के लिए प्रकट होती है, इससे पहले कि वह आकृति उसे ले जाए, उसे हमेशा के लिए ले जाए। काइल सब कुछ हैरानी से देखता है। बाद में काइल और जूली गले मिलते हैं, आखिरकार सुलह कर लेते हैं और सब कुछ
पीछे छोड़ देते हैं। अगले दिन काइल ताबूत के अवशेष इकट्ठा करता है और उस बूढ़ी महिला के घर जाता है जहाँ उसने इसे पहली बार पाया था। रास्ते में वह पुलिस को जेरेड और मार्कस को गिरफ्तार करते हुए देखता है, जिससे उनके अपराधों का अंत हो जाता है। जब वह बूढ़ी महिला के घर पहुँचता है तो वह उसे ताबूत के बचे हुए टुकड़े सौंपता है, लेकिन उसकी आंखों के सामने वह भयभीत हो जाता है क्योंकि उसे एहसास होता है कि वह एक भूत है जो ताबूत के नष्ट होने का इंतजार कर रही थी। वह उसे धन्यवाद देती है, लेकिन चेतावनी देती है कि वह अपने जीवन के बाकी हिस्सों के लिए उस आकृति ग्रिम रीपर को देखता रहेगा। फिर वह हवा में गायब हो जाती है।